बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि फैज़ हमीद पर और भी बहुत से इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फैज़ हमीद के ज़रिए मुखालफिन को जेल में डाला गया। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर के तौर पर भी बानी को सहूलतें मुयस्सर करने की कोशिश की गई। वो मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। बानी और फैज़ एक दूसरे के लिए लाजिम व मजलूम थे। वज़ीर दिफा का कहना था कि आज भी जो अनासर बानी पीटीआई को लाने की तग व दो कर रहे हैं उसके बीच फैज़ हमीद ने ही बोए हैं। उन्होंने कहा कि अगर फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ रहता तो न जाने क्या होता। ये सिलसिला यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। जिन लोगों ने अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनका एहतसाब किया जाएगा। उनका कहना था कि धांधली के ज़रिए फैज़ हमीद की निगरानी में बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया। 4 साल बानी पीटीआई ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। फैज़ और बानी पीटीआई इसके ज़िम्मेदार हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि तमाम मुखालफिन को फैज़ हमीद के ज़रिए जेल में डाला गया। फैज़ हमीद मुल्क के साथ नहायत भयानक खेल खेलते रहे। तमाम साजिशों के पीछे फैज़ हमीद ही था। 9 मई की तबाही भी फैज़ हमीद और बानी पीटीआई की ही थी। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है। इनको अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाना, नवाज शरीफ को कैद करना, नून लीग के वर्कर्स को कैद करना, सबके पीछे फैज़ हमीद का दिमाग काम कर रहा था। मफादात बानी पीटीआई के थे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम अफ़गानिस्तान के हालात दुरुस्त करने के लिए अपने दोस्तों के साथ राब्ते में हैं। अफ़गान क़यादत समझे कि अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका अपना है। मगरबी सरहद पर जो कुछ हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर है कि पेशावर फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही हो गई है। तफ्तीशी अहकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम से है। इन खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन तक क़याम भी किया था। इस हवाले से तफ्तीशी अहकाम का कहना है कि हमलावरों ने क़याम के दौरान शहर के मुख्तलिफ रास्तों से वाक़फियत हासिल की। तफ्तीशी अहकाम के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फ्राहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलतकारी भी की गई है। तफ्तीशी अहकाम का बताना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमले से मुतल्लिक अब तक 150 से ज़्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह पेशावर फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में 1000 उलमा की जानिब से अफ़गान सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने के एलामिये का खैर मकदम करते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में 1000 से ज़ायद उलमा की जानिब से अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और तख़रीब कारी के लिए इस्तेमाल न किए जाने के हवाले से फतवा दिया गया था। अपने एक बयान में ताहिर अशरफी ने कहा कि किसी भी अफ़गानी के अस्करी सरगर्मियों के लिए मुल्क से बाहर न जाने के ऐलान को खुश आइंद करार देते हैं। हम इस एलामिये को अमली सूरत में देखना चाहते हैं ताकि वहशत और दहशत का ख़ात्मा हो। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि ये एक दुरुस्त और मुस्बत कदम है, मगर इस पर अमल दरामद अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में कभी कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है। अल्लामा ताहिर अशरफी का मज़ीद कहना है कि इस्लाम का पैगाम अमन व सलामती पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों पर लागू होता है। अल्लाह इस खित्ते को अमन नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे कि ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा करवाने और शाया करने का निज़ाम तैयार कर लिया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। इस हवाले से वफाक ने IMF को आगाह कर दिया।
وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اگلے سال کے آخر تک اعلیٰ افسران کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ وفاقی و صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران اپنے ملکی و غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل جمع کروائیں گے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام سول افسران کے اثاثوں کی تفصیلات بھی لازمی دستیاب ہوں گی۔ سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے اثاثوں کی چھان بین بھی ہو سکے گی۔ جی ناظرین، ادھر ملک کی کیپٹل مارکیٹ کو مضبوط بنانے اور عالمی سرمایہ کاروں تک بہتر رسائی کے لیے جدید مالیاتی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے ضمن میں وزارت خزانہ نے جمعے کو دنیا کی سرکردہ بلاک چین و ڈیجیٹل اثاثہ جات ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک بنانس انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ مفاہمت کی دستاویز پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بنانس انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے شریک چیف ایگزیکٹو آفیسر رچرڈ ٹینگ نے دستخط کیے۔ مفاہمتی دستاویز میں تجویز کردہ انتظام کے تحت بنانس کارپوریشن یا اس کی متعلقہ کمپنیاں پاکستان کو جدید قانونی تقاضوں سے ہم آہنگ بلاک چین انفراسٹرکچر کے جائزے کے لیے تکنیکی مہارت، مشاورتی معاونت، تربیت اور استعداد کار میں اضافہ کے لیے اقدامات کر سکتی ہیں۔ قابل اطلاق قوانین، پالیسیوں اور ریگولیٹری منظوری کی صورت میں اس اقدام کے تحت 2 ارب امریکی ڈالر تک کے اثاثوں کو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اب ہمارے لیے اگلا قدم عمل درآمد کا ہے اور ہم پوری رفتار اور معیار کے ساتھ نتائج دینے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر چانگ پنگ زاؤ نے مفاہمت کی دستاویز کو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ تعاون معیشت کے لیے مثبت اور پائیدار نتائج فراہم کرے گا۔ مفاہمتی دستاویز پاکستان کے حقیقی اور خود مختار اثاثوں، جن میں حکومتی بانڈز، ٹریجری بلز، کموڈٹی ریزروز اور دیگر وفاقی ملکیتی اثاثے شامل ہیں، کی ٹوکنائزیشن اور بلاک چین پر مبنی تقسیم کے سلسلے میں ممکنہ تعاون کے فریم ورک کی بنیاد ہے۔ اس تعاون کا مقصد پاکستان کے ریگولیٹری فریم ورک اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہوئے مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی وسیع تر شرکت کو ممکن بنانے کے لیے محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل پلیٹ فارم تلاش کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔